जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में, जी हाँ, कक्षा 6 के इतिहास हमारे अतीत की सीरीज में अध्याय 3 पढ़ेंगे, जहाँ पर आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। इस आरंभिक नगर में हम हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा नगर मोहनजोदड़ो, वहाँ के भवन, नाली, सड़कें, उसका जनजीवन कैसा था, नगरीय जीवन की विशेषताएं क्या थी, और उसके साथ साथ हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर भोजन, धौलावीरा, इनसे जुड़े हुई और ऐसा क्या कारण था कि हड़प्पा की सभ्यताएं का अंत हुआ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये एनसीईआरटी की सीरीज है और एनसीईआरटी के नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है। और आप भी ये जानते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी का सफ़र एनसीईआरटी से होकर गुजरता है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जहाँ जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, और इसकी सीरीज की शुरुआत हम करते हैं हड़प्पा की कहानी से। यहाँ पर क्लास समाप्त होने के बाद, पूरी 6 से 12 की एनसीईआरटी समाप्त होने के बाद, हम इसकी थ्योरी की एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आएंगे और आप इसके डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवालों को हल करना देखते रहें। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। मैंने लगभग आज से 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा का पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक, जो आज के पाकिस्तान में है। ये सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। ये जो सभ्यता थी, ये सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। यह सभ्यता लगभग 4700 साल पहले विकसित हुई थी। अब देख रहे हैं एनसीईआरटी अपने आप में स्वयं इम्पोर्टेंट होती है, इसकी प्रत्येक लाइन आपकी परीक्षा के लिए अहम होती है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो कि अपने समकालीन मिस्र, मेसोपोटामिया व अन्य सभ्यताओं से लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी विकसित थी। अगर हम बात करें कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी, उस समय की तत्कालीन जो समकालीन सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या जो अन्य और भी सभ्यताएं थी, उन सभी सभ्यताओं में हड़प्पा की सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, जिसका विस्तार भी इन सभी सभ्यताओं से कहीं अधिक था। ये सभ्यता आज से लगभग 4500 पूर्व उद्गत हुई थी और लगभग 3500 वर्ष पूर्व पतन को प्राप्त होकर नष्ट हो गई। मतलब लगभग 4500 साल पहले उद्गत हुई, जन्म ली और विकास की गति पकड़ ली, लेकिन 3500 वर्ष पूर्व तक ये पतन को प्राप्त होकर नष्ट भी हो गई थी। तो ये थी हड़प्पा की कहानी। अभी इस हड़प्पा की कहानी को हम और आगे भी बनाए रखेंगे आपके साथ। अब यहाँ पे देखिए, हड़प्पा के लोगों का जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण था। जी हाँ, हड़प्पा समुदाय ग्रामीण इलाकों में रहता था। वे लोग बहुत ही अच्छे विचारों और मददगार लोग थे। वे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे। अगर एक सवाल पूछा जाए हड़प्पा के लोग खतरनाक नहीं थे, इसके बारे में आप कैसे साबित करेंगे या किस तरह से कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे? जब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और देखिए, टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि सभी क्लास की नोट्स और लिंक आपको मिलती रहे, तो दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़े रहिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। जिन बड़े शहरों के घरों में लोग रहते थे, वे घर 5 फुट की लंबाई और लगभग 97 फुट की चौड़ाई के हुआ करते थे। अब देखिए, वे घर 5 फुट की लंबाई और 97 फुट की चौड़ाई के हुआ करते थे। उनके भवनों में 2 कमरों वाले घर होते थे। तो ये काफ़ी यूनिक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मिला है, जो एनसीईआरटी का है। कक्षा 6 हमारा अतीत कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता शहरों को बहुत अच्छी योजना और बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। ये सब थियरी में भी, लिखित भी परीक्षा में के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सड़क के दोनों किनारों पर पंक्तियों में घर बनाए गए थे। माने सड़क के दोनों किनारों पर पंक्तियों में घर बनाए गए थे। भवन का निर्माण करने के लिए उन्होंने धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग किया था। अब सोचने वाली बात है कि जो भवन का निर्माण करने के लिए उन्होंने धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग किया था। कुछ घर गलियों में भी बनाए गए थे। अमीर लोग बड़े घरों में रहते थे, उनके पास कई कमरे वाले घर होते थे। मुख्य रूप से गरीब लोग छोटे छोटे घरों और झोपड़ियों में रहते थे। माने कुछ घर गलियों में बनाए गए थे।
अमीर लोग बड़े घर में रहते थे, उनके पास कई कमरे वाले घर होते थे, लेकिन मुख्य रूप से गरीब लोग छोटे घरों और झोपड़ियों में भी रहते थे। तो सोचिए हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय विकास है कितना बढ़िया था। अब आगे देखते हैं कि अनाज रखने के लिए वो लोग क्या व्यवस्था करते थे। अनाज रखने का कोठार जो गोदाम था लगभग 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा हुआ करता था। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पांतों में खड़े हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी इसकी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए इलेनी दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं आप सभी लोग। मेरे द्वारा सभी क्लासेज निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। जनता के लिए मोहनजोदड़ो द्वारा स्नानागार की खोज की गई। यह सिंधु सभ्यता की मुख्य सुविधा में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में मकान बनाने के लिए भी धूप में सूखी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर एकदम साफ स्पष्ट है कि जनता के लिए मोहनजोदड़ो द्वारा स्नानागार की खोज की गई। यह सिंधु सभ्यता की मुख्य सुविधा में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में मकान बनाने के लिए भी धूप में सूखी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पाई नगरों की विशेषता क्या थी? आइए यहाँ पे देखते हैं। इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। आइए कैसे, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि नगर दुर्ग यह पश्चिम भाग था। यह ऊंचाई पर बना था, अपेक्षाकृत छोटा था। निचला नगर यह पूर्वी भाग था और यह निचले हिस्से पर बना यह बड़ा भाग था। दोनों हिस्से की चार दीवारी जो थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख ले। अब हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब था मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता। ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। पाकिस्तान के सिंधु में 2600 BC के पास माने ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण हुआ था। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के लिए जो प्लास्टर था उस प्लास्टर के ऊपर चारकोल की भी परत चढ़ाई गई थी। क्या की गई थी? चारकोल की जो परत थी वो चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथर से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भंडार गृह मिले हैं। एक सवाल है कि जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था उसमें उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई थी? आप बताइए। आप एनसीईआरटी के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, अपने दिमाग से सोचिए और इस वीडियो में कमेंट करिए ऐसा क्यों था। और उसके चारों ओर कमरे किस लिए बनाए गए थे? स्नानागार के चारों तरफ कमरे किस लिए बनाए गए थे? उस समय के लोगों ने क्या सोचा होगा। अब हम बात करते हैं भवन, नाले और सड़कों के बारे में। इन नगरों में के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। माने घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यह इंपॉर्टेंट है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। बहुत ही विकसित जल प्रणाली निकासी जो प्रणाली थी वो विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। जो घर, नाले और सड़कों का जो निर्माण था ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। हम बात करते हैं नगरीय जीवन के बारे में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए। अच्छा, मनके का मतलब क्या है? कमेंट करके बताइएगा। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनके, तो जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं वे जरा बताएं मनके। मनके के बारे में। लिपिक, कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने और बर्तन, बाट, चाट पत्थर, कार्नेलियन पत्थर,
हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। यह इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। लेकिन हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आप जानते रहिए। आगे हम लोग देखेंगे गांव का विकसित रूप जो है वो नगर कहलाता है, आप भी ये जानते हैं। तो यहाँ पर एक नगरीय जीवन कैसा है वो यहाँ पर देख सकते हैं, एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है, ये नोट्स एनसीईआरटी की हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में है। मैं स्वयं ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से जाकर पढ़ लेता हूँ, और आप भी चाहें इस नोट्स को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या टेलीग्राम या ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। गाँव का विकसित रूप नगर कहलाता है, जहाँ आज से 40 वर्ष पूर्व गांव का प्राकृतिक वातावरण था। 4000 वर्ष होगा, यूँ कह सकते हैं, लगभग 4000 वर्ष पूर्व गांव का प्राकृतिक वातावरण था। जैसे यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था, आज से 40 साल पहले जो जैसा हमारा गांव था वैसे ही एक हड़प्पा का गांव था, ये माना जा रहा है। ठीक है, आज वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें निर्मित हो गई हैं। गांव के प्राकृतिक वातावरण का विकास का भौतिक वातावरण के विकास का स्वरूप ही नगर रूप में परिभाषित होता है। तो इस चीज़ को ध्यान से अगर पढ़िएगा तो आपके लिए काफ़ी कई चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। सामान्य रूप से नगरीय जीवन पर विचार किए जाए तो नगरीय जीवन ग्रामीण जीवन की तुलना में अनेक प्रकार की भिन्नता रखता है। आपके हिसाब से क्या क्या भिन्नता रखता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा। ग्रामीण जीवन में जहाँ एक और जनसंख्या कम होती है, वहीं नगरों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है। एक पॉइंट आपको मिल गया। इस प्रकार अनेक अंतर ग्राम और नगरों में पाए जाते हैं। आपके हिसाब से क्या क्या पाए जाते हैं, अगर नोट्स बना रहे लिख लीजिएगा, और वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा। इसलिए नगरों की जीवन शैली में पूर्णतः भिन्न होती है। वर्तमान समय में नगरों का निर्माण बाहरी लोगों के बसने के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप नगरीय जीवन शैली में पर्याप्त अंतर होता है। यहाँ की बोली में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि यहाँ पर भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए रीति रिवाज और परंपराओं में भिन्नता पाई जाती है। समाजशास्त्रियों द्वारा नगर को परिभाषित करते हुए अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, जिसमें लुमिस ने लिखा है, नगर एक ऐसा समुदाय है जिसे दूसरे समुदायों से जनसंख्या के आकार, घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति तथा सामाजिक संबंधों जैसी भिन्नताओं के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जबकि फेलांस ने कहा है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ है। तो यहाँ पर हम चाहेंगे तो इस चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम नगरीय जीवन की विशेषता को एक बार देखते हैं। आप भी बताइएगा कि क्या नगरीय जीवन की विशेषता हो सकती है। इसमें पहला आता है जनसंख्या की अधिकता। शुरू में भी हम लोगों ने भी ऊपर के लाइन में पढ़ा था, नगरीय जीवन में जनसंख्या अधिक होती है। आज भी वर्तमान समय में अनेक नगर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तथा व्यक्ति फुटपाथ पर रात बिताने के लिए भी मजबूर और विवश होता है। मुंबई, दिल्ली में आज भी हजारों की संख्या में व्यक्ति फुटपाथ पर सोते हैं। अनेक बड़े नगरों की जनसंख्या करोड़ों में पहुंच गई है। प्रत्येक स्थान पर जनसमूह दिखाई देता है, जिससे नगरीय संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। लोगों के रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में घर भी नहीं मिल रहा है। विविधता की स्थिति। दूसरा, विविधता की स्थिति पर दृष्टिपात किया जाए तो नगरीय जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। अतः नगरों में रहने वाले व्यक्ति विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृति के होते हैं। इसलिए वह नगर में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विविध स्थानों से आते हैं। जैसे मुंबई में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों की भाषा एवं जीवन शैली में भी पर्याप्त भिन्नता की स्थिति दृष्टिगोचर होगी। विकसित तकनीकी। आइए देखते हैं विकसित तकनीकी में क्या है। नगरीय जीवन में किसान एवं प्रौद्योगिकी विकास तीव्र गति से होता है। यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक का व्यापक दृष्टि से उपयोग किया जाता है। विद्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। बालकों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान किया जाता है। भवन निर्माण में भी यह बहुमंजिला भवनों के निर्माण की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थान का अभाव होता है। इसी प्रकार उद्योगों में भी व्यापक रूप से तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह नगरीय जीवन विकसित तकनीक पर आधारित जीवन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर विकसित तकनीक की बात करें तो एकदम बात स्पष्ट हो जा रहा है कि आपको शहरों में आज भी गाँव के ज़्यादा नगरों में तकनीकी देखने को मिलती है। और आज के समय में देखा जाए तो बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें मिलेंगी। कंप्यूटर से साज सज्जा से जुड़े हुए
चीज़ें मिलेंगी, माने तकनीकी दुनिया में हमें लगेगा कि कई सौ साल आगे आ गए हैं। उद्योग का व्यापक प्रसार मिलेगा और वो भी तकनीकी का प्रयोग करके, तो कहीं ना कहीं नगरीय जीवन विकसित तकनीक पर आधारित जीवन होगा दिखेगा। अब विकसित परिवहन की बात करते हैं। नगरीय जीवन में मोटर गाड़ी, कार, बस और लोकल ट्रेनों के माध्यम से आवागमन की सुविधा होती है। इससे नगर का विशाल क्षेत्र भी समीप सा लगने लगता है। आज मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे महानगरों में व्यक्ति 100 से 150 किमी तक की यात्रा सामान्य रूप से करके शाम को अपने घर पर वापस आ जाता है। व्यक्ति नगर के एक कोने से दूसरे कोने तक सरलता से कार्य करने के लिए अच्छी परिवहन स्थापना द्वारा आ जा सकता है। इस प्रकार उच्च तकनीकी और सुविधा युक्त वाहन नगरीय परिवहन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे त्रुटि है परिवहन लिखने में, उसे सुधार कर लीजिएगा। अब पढ़ते श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की स्थिति। अब सोचिए, इतिहास को आज के प्रकाश से हम लोग देख रहे हैं। ये जो इतिहास सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3 में, नगरीय जीवन में प्रत्येक कार्य विशेषज्ञता के आधार पर होता है, क्योंकि कार्य में अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। जैसे एक व्यक्ति स्कूटर का मैकेनिक होता है तो स्कूटर को ठीक करने का कार्य करेगा, वहीं बाइक बनाने वाला व्यक्ति बाइक बनाने का कार्य करेगा, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता की स्थिति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ किसी भी एक मशीन या वस्तु के निर्माण में भी पृथक पृथक कार्य विशेषज्ञ व्यक्तियों को दिए जाते हैं। पंखे की मोटर बनाने का कार्य किसी एक कंपनी को तथा पंखुड़ी बनाने का कार्य किसी दूसरे कंपनी को दिया जा सकता है। इस प्रकार नगरीय जीवन में श्रम विभाजन या विशेषीकरण की स्थिति व्यापक रूप से देखी जा सकती है। अब सोचिए, शब्द भंडार आपको मिल रहा है, आप लिखित परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयार हो रहा है, साथ ही साथ एमसीक्यू के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि आजकल के जो परीक्षाओं का ट्रेंड है उसके लिए एनसीईआरटी सबसे जरूरी, सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह एनसीईआरटी आज के परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए मेरे साथियों, एनसीईआरटी की सीरीज को पूरा पढ़िए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादातर शेयर करेंगे, हम इस तरह 6 से लेकर 12 तक की और भी वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप इसमें सहयोग करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तब हम आपकी भी सहयोग कर पाएंगे। अगर व्यावसायिक भिन्नता की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं नगरीय जीवन में व्यावसायिक भिन्नता की स्थिति देखने को मिलती है। इसमें कुछ व्यापार थोक विक्रेता के रूप में, कुछ खुदरा विक्रेता के रूप में संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रकार के कारखाने पाए जाते हैं, जिसमें व्यावसायिक भिन्नता देखी जाती है। कुछ व्यक्ति परिवहन के क्षेत्र में अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, कुछ व्यक्ति कारखानों में कार्य करके जीवनोपार्जन करते हैं। जितना बड़ा नगर होता है, जीविकोपार्जन के साधन एवं व्यावसायिक अवसरों की उपलब्धता उतनी ही अधिक होती है। नगरीय जीवन की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक भिन्नताओं से युक्त जीवन है को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। जैसे हिंदू महिलाएं धोती या साड़ी पहनती हैं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, यदि पंजाबी महिलाएं सलवार सूट पहनती हैं, तो ईसाई महिला जींस टॉप पहनती हैं। इस प्रकार की वेशभूषा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, वेशभूषा संबंधित भिन्नता नगरीय जीवन में देखने को मिलती है। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी यह देखा जा सकता है कि नगरीय जीवन शैली ग्रामीण जीवन शैली से किस प्रकार अलग और भिन्न है। अब संस्कृति भिन्नता भी देख लेते हैं। यहाँ संस्कृति की भिन्नता कैसे मिलती है, माने नगरीय जीवन में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे हिंदू महिलाएं धोती या साड़ी, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, और पंजाबी महिलाएं सलवार सूट, तो यहाँ पे यह भी ऊपर हम लोगों ने देखा। और इस प्रकार क्षेत्रों में यह भी देखा जाता है कि नगरीय जीवन शैली में सांस्कृतिक भिन्नता, जैसे त्योहारों का मनाना, परंपराओं में विश्वास, सामाजिक विश्वास, धार्मिक विश्वास, मतलब यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है संस्कृति भिन्नता किस प्रकार से। ईसाई महिला जींस टॉप पहनती हैं, मतलब वेशभूषा में संबंधित भिन्नता भी नगरीय जीवन में ग्रामीण की अपेक्षा देखने को मिलती है। आर्थिक भिन्नता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख पाते हैं, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ये नगरीय जीवन में आर्थिक भिन्नता की स्थिति देखने को मिलती है। बड़े बड़े नगरों में गरीब वर्ग के व्यक्ति झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। दूसरे नगरों के धनवान व्यक्ति बड़े बड़े घरों में निवास करते हैं, जो कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं। नगरीय जीवन में आर्थिक स्तर की दृष्टि से निर्धन व्यक्ति की संख्या अधिक होती है और धनवान व्यक्ति की संख्या कम होती है। अतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। जीवन स्तर में भिन्नता, नगरीय जीवन में जीवन स्तर में भी व्यापक रूप से भिन्नता देखी जाती है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करने वाले संपन्न व्यक्तियों का जीवन उच्च स्तर का होता है। उनके पास घूमने के लिए वाहन, रहने के लिए अच्छे घर तथा वे संतुलित भोजन करते हैं। वहीं निर्धन वर्ग के व्यक्ति जीवन स्तर निम्न होता है। इस स्तर के व्यक्तियों को न तो रहने के लिए अच्छे घर होते हैं और न ही उनको संतुलित भोजन मिलता है। नगरीय जीवन में अनेक बच्चे कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं। आगे देखते हैं
प्रतिस्पर्धाओं की भावना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा की भावना नगरीय जीवन में शैली में प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। नगरीय जीवन में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। इसके लिए व्यक्ति अनैतिक कार्यों का सहारा लेते, जैसे नकली दवाइयाँ बेचना, नकली वस्तुएं बेचना, कर की चोरी करना आदि। इससे व्यक्ति अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है, जिसके लिए वह सामने वाले व्यक्ति को हानि भी पहुंचाने का प्रयास करता है। इस प्रकार शहरी जीवन में विन्यासात्मक प्रतियोगिता भी स्थिति अधिकतम देखी जाती है। कच्चा माल क्या होता है जरा कमेंट करके बताइएगा। जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। यह लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को पढ़ रहे थे उन्होंने ये देखा कि नगरीय जीवन कैसे था। नगरीय जीवन की विशेषताएं में हम लोगों ने पहली हेडिंग पढ़ा जनसंख्या का अधिकता कैसे है, कमेंट करके बताइएगा। आपने समझ लिया, थ्योरी पढ़ लिया होगा, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। दूसरा, विविधता की स्थिति, विकसित तकनीकी, विकसित परिवहन व्यवस्था, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की स्थिति, व्यावसायिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, जीवन स्तर में भिन्नता और प्रतिस्पर्धा की भावना। तो ये ऐसे प्रमुख 10 पॉइंट थे जिससे हम यह स्पष्ट कर पाते हैं कि नागरिक जीवन की विशेषता क्या थी, वो ग्रामीण से किस प्रकार से अलग था। आगे हम लोग देखेंगे कच्चे माल का आयात, ये क्या है इस पर भी हम लोग देखते हैं। तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक से, टीन ईरान से, बहुमूल पत्थर गुजरात से, ईरान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से बहुमूल पत्थर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कच्चे माल का आयात कहाँ कहाँ से होता था। भोजन की बात अगर करें तो यहाँ पर हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे, उगते जगह उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे तथा बेर को इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात खादिर बेट के किनारे बसा था। इस नगर के 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। अब हम बात करते हैं लोथल की। आइए लोथल को देख लेते हैं। अब यहाँ है कि खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। यहाँ शंख, मुहरे, मुद्रांकन, मुहरबंदी, भंडारगिरी मिले। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मुद्रांकन क्या है, मुहरबंदी क्या है। तो आपसे मेरा सवाल है कि मुद्रांकन क्या है, मुहरबंदी क्या है, जिसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। आगे भी सेशन हम लोग बने रहेंगे, लेकिन जो भी साथी टेलीग्राम पर अभी तक ई लर्निंग विद दुर्गेश को नहीं जुड़े हैं वो आज ही टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ और अपने सभी मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे भी जुड़े रहें। सभ्यता के अंत होने का क्या क्या कारण था, आपके मन में अच्छे क्या आया कि क्या क्या ऐसे कारण थे जिस कारण इन सभ्यताओं का अंत हुआ, जिसमें पहला ही माना जाता है नदियाँ सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, चरागाह समाप्त हो गए होंगे, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, युद्ध इत्यादि। वैसे आपको ऐसा क्या लगता है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और अगर नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप बने रहिएगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इस तरह से पूरी आपको 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी की नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको मिल जाएगी, जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ में उपलब्ध है, हार्ड कॉपी में जरूरत पड़े तो आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है एनसीईआरटी की कंप्लीट नोट। तो चलिए मिलते हैं और आगे के सेशन में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सुरक्षित रख लीजिएगा, एक से अधिक बार देख लीजिएगा। शॉर्ट में इसका रिवीजन भी नोट्स बना सकते हैं। सेशन पूरा समाप्त होने के बाद हम एनसीईआरटी की माइंड मैप कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, जहां पर हम कम शब्दों में माइंड मैप के आधार पर हम इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह का प्रतिदिन आपके लिए वीडियो आए तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करिएगा। ये वीडियो मेरे द्वारा निःशुल्क है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल सकता है। लोगों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।